हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे हम मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। तो उस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, कितना वेटेज है। वेटेज के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो मैग्नेटिज्म में 3 चैप्टर लेते हैं अपन लोग: मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मैटर। इसमें आईआईटी की बात करूँ तो आईआईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम मान के चलते हैं एवरेज जो वेटेज होता है 2 क्वेश्चन का। नीट में भी लगभग और 2 या कभी कभी 1 क्वेश्चन पूछते हैं। मैग्नेटिक मैटर से मोस्टली चांसेस होता है पूछने के, ठीक है, या फिर लूप वगैरह से पूछते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसमें फिक्स है आईआईटी, और मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं आईआईटी और नीट के लिए। तो 2 या 3 क्वेश्चन एवरेज चलता है अपने को। अच्छा, उसके बाद फिर आप इस चैप्टर की वेटेज की बात कर ली। अब ये समझे चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है और हमारे लाइफ में इसका क्या रोल है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि बोलते हैं कि हम मेडिकल कर रहे हैं तो हमारे लाइफ में मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करेगा, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमारे लाइफ में ये मैग्नेटिक इफेक्ट अब क्या करेगा। तो इस चीज़ को समझें कि अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट की, तो जैसे आप पढ़ते जाओगे लास्ट में एक चीज़ आपको मिलेगी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई चार्ज पार्टिकल डेविएट हो जाता है। तो डेविएशन मतलब एक कोई पाथ ले लेता है, सर्कुलर ऑर्बिट कर लेता है, इलिप्स कर सकता है, कुछ कोई भी पाथ हो सकता है। तो ये सारे पाथ ये बताते हैं कि जो लाइट से एनर्जी आई, एनर्जी हाईली एनर्जी है उसमें और लो एनर्जी भी है, जिसे हम फोटोन के फॉर्म में हम जानते हैं। तो उस एनर्जी के पैकेट जो होते हैं और जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं, मतलब अर्थ के फील्ड में एंटर करते हैं, तो वो डेविएट हो जाते हैं। इन डेविएशन की वजह से कि फ़ायदा क्या अपने को होता है, जो हार्मफुल रेडिएशंस जो आती है वो अर्थ पे बिना आए वो डेविएट होकर निकल लेती है, तो हम सेफ रहते हैं। अगर बाकी जो प्लेनेट जहाँ पे जीवन संभव नहीं है या वहाँ पे पेड़ नहीं उग पाते हैं, मे भी हो सकता है कि वहाँ पे हार्मफुल रेडिएशन जा रही होंगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नामक कोई चीज़ नहीं होगा। तो आप ये समझे मोटी मोटा कि मैग्नेटिक फील्ड आपको बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए रियल लाइफ से कनेक्टेड है, इसलिए आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब चैप्टर पे आ जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले बात आती है मैग्नेट की। तो मैग्नेट जैसा हम जानते हैं, सबसे पहले हम मैग्नेट में बार मैग्नेट की बात कर लेते हैं। अब बार मैग्नेट में जब जानते हैं बार मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक पोल नॉर्थ, दूसरे को हम साउथ कहते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइनें होती हैं उस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, मतलब क्लोज लूप प्रॉपर बना लेती है। ठीक है, बाहर के साइड में नॉर्थ से साउथ, अंदर के साइड में साउथ टू नॉर्थ। ये मैग्नेटिक फील्ड किसी बार मैग्नेट के लिए ड्रॉ करा मैंने। ठीक है, बाकी मैं लूप के लिए भी सिखाऊंगा लेकिन बाद में। अभी ये समझे बार मैग्नेट के लिए। तो उसके बाद से एक साइंटिस्ट आए जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से। ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या बोला था आपको बताऊंगा नहीं, बस सुना देता क्या उन्होंने बोला था। उन्होंने क्या बोला था, एक निडल ली थी, मैग्नेटिक निडल, उसको करंट कैरिंग वायर के पास से, सपोज करें कोई करंट कैरिंग वायर है और एक कोई निडल, मतलब एक कोई मेरा जो वॉच है इसमें एक निडल लगी हुई है। इस निडल को मान लेते निडल की डायरेक्शन ऐसे है, इस डायरेक्शन में, और करंट कैरिंग वायर ऐसे फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही इसमें हमने स्विच ऑन करा, करंट फ्लो हुआ, ये निडल जो ऐसे था ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई या ऐसे डिफ्लेक्ट, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया उसने। अब इसका मतलब उन्होंने क्या निकाला वो हम समझते हैं। इसका मतलब उन्होंने निकाला कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक निडल अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, अब ये प्रॉपर्टी उनके दिमाग में क्लिक करा। उन्होंने सोचा कि कोई मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। इसका मतलब हो ना हो मैग्नेट जो करंट कैरिंग वायर है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इस पे आगे स्टडी करना स्टार्ट करा। फिर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, उसके भी यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें लोगों ने करे और उसको कैसे हम बता सकते हैं। उन्होंने बोला कोई भी अगर एक मैग्नेट लिया जाए, स्टेशनरी मैग्नेट, ठीक है, स्टेशनरी मैग्नेट जिसमें 2 पोल, अगर मैं बोलूँ ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ पोल अगर है,
और इसके पास एक करंट कैरिंग जो वायर में बोल रहे हैं, तो वहाँ पे करंट कैरिंग वायर ना बोल के अभी चार्ज के बारे में बोलते हैं। करंट कैरिंग वायर में चलते कौन है, चार्ज मूव करते हैं, तो मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ। अगर एक स्टेशनरी चार्ज को यहाँ पे रख दिया गया फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में क्या किया गया कि कोई भी बार मैग्नेट के पास एक चार्ज को थ्रू कर दिया गया, मतलब एक डायरेक्शन में फेंक दिया गया, मूव कर दिया गया, इनकी रफ्तार v थी, मान लेते हैं ऐसा। तो दोनों में क्या देखा गया, ये चीज़ आप समझे। इसका है नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें साउथ टू नॉर्थ, इसमें भी साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, इसके बाद हम बातें करते हैं। अब देखें पहले वाले केस में, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं तो इसमें क्या देखा गया, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। किसका नो डिफ्लेक्शन, चार्ज का कोई डिफ्लेक्शन मैग्नेट नहीं कर पाया। बट इस वाले केस में मैग्नेट को जो था, मैग्नेट ने क्या किया, इस चार्ज को जब थ्रो करा तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे। बट एक्चुअल में क्या हुआ, ये चार्ज डेविएट होके कुछ इस तरीके से चला गया, ऐसे डेविएट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे कोई, इस चार्ज पार्टिकल पे कोई तो है जो इसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को स्टडी किया गया, चार्ज है क्या चीज़, कैसे हम समझ गए कि अगर मैग्नेट है तो अगर चार्ज डेविएट हो रहा है मतलब कौन सी फोर्स होगी। हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सी फोर्स है भाई, मैग्नेटिक फोर्स है, तभी तो मूव कर रहा है। सेम यही कहानी यहाँ पे क्या देखा गया कि सेम करंट कैरिंग वायर के साथ किया गया, ठीक है। अब करंट कैरिंग वायर लेते हैं, करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज को स्टेशनरी रखा गया, एक चार्ज को स्टेशनरी रखा गया। तब इस केस में अपने को देखा कि कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करा, ठीक है। चार्ज अगर रेस्ट पे है, नो डिफ्लेक्शन, मतलब नो फोर्स अप्लाइड बाई करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, मतलब करंट कैरिंग वायर की वजह से इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक है। अब सेकेंड कहानी में क्या है कि अगर कोई चार्ज करंट कैरिंग वायर अगर लिया गया, करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज लेकर के चार्ज को कोई रफ्तार दे दिया गया और ऐसे थ्रो कर दिया गया, तो हम जानते हैं इस चार्ज को ऐसे मूव करना चाहिए था। बट चार्ज क्या होगा, सेम वैसा ही डेविएशन शो करा जैसे मैग्नेटिक फील्ड में करा। तो एक चीज़ यहाँ पे देख के उन्होंने जज करा कि मैग्नेट के पास कौन सी फील्ड थी, मैग्नेट के पास अपनी थी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के पास कैसी फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से चार्ज डेविएट हो रहा था। यहाँ पे करंट कैरिंग वायर के पास भी कोई इस टाइप की फील्ड है जिसके वजह से सेम डेविएशन शो कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये डेविएशन जो है हो ना हो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड हो रहा है इस चार्ज पे, तो ये डेविएट हो रहा है। तो यहाँ से एक न्यू टाइप की फील्ड जनरेट हुई जिसे मैग्नेटिक फील्ड का नाम देंगे। तो करंट कैरिंग वायर ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ फील्ड नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं बात करूं तो इस फील्ड के बारे में ही आपको इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, सबसे पहली बात हम डायरेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के दो नियम हैं, बायो-सेवर्ट लॉ और दूसरा लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। दोनों लॉ को पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फोर्स की तरफ मूव करेंगे, ओके। अच्छा, अब देखते हैं। तो अब इसमें अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक स्टेशनरी मैग्नेट, कंक्लूजन क्या हुआ, स्टेशनरी मैग्नेट डज नॉट अप्लाइड एनी काइंड ऑफ फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज। मतलब एक रुका हुआ मैग्नेट किसी भी रुके हुए चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाता, ओके। एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट ये है, स्टेशनरी मैग्नेट अप्लाइड न्यू टाइप ऑफ फोर्स मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बात ध्यान रखें कि जो स्पीड है, जो v है यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है।
मतलब मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी पे जो फोर्स लगाएगा उसे मैग्नेटिक फोर्स का नाम देंगे। ठीक है, मतलब मैग्नेट जो है, इसका मतलब बोल सकते हैं करंट कैरिंग वायर को रिप्लेस कर दो मैग्नेट से। तो अगर मैं बोलूँ करंट कैरिंग वायर अप्लाइड अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है, या फिर बोलूँ मैं स्टेशनरी मैग्नेट अप्लाइड न्यू टाइप ऑफ फोर्स, न्यू टाइप ऑफ फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो दोनों के दोनों सत्य हैं। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद से अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी वेक्टर से। किससे डिनोट करते हैं? बी वेक्टर से। और ये स्केलर है कि वेक्टर है? सबसे पहले समझ ले, इसके वेक्टर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसके मेजर करने के तरीके, इनके यूनिट क्या होते हैं? इसका यूनिट होता है, एसआई यूनिट की बात करो, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। ठीक है, मोस्टली आपको टेस्ला हो जाएगा या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दो यूनिट है, दोनों काम में लेंगे। ठीक है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद अब इसका डायमेंशन अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले अपने को आने चाहिए, डायमेंशन तभी निकाल सकते हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके फॉर्मूले आते होंगे, मैं आपको डायमेंशन बस निकाल के दे रहा हूँ, उसके बाद हम बातें करेंगे। अब देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड एक होता है एफ इजकल टू बिल। ठीक है, बिल साइन थीटा। तो यहाँ से आपको बी की फॉर्मूला अगर मैं देखूँ तो एफ डिवाइड बाई आई एल। एफ क्या होता है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू डिवाइड ओवर आई क्या होता है? करंट। तो करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो क्यू बाई टी, क्यू को किस में मेजर करते हैं? क्यू इजकल टू आई टी। तो सॉरी, आई को तो हम आई ही लिखते हैं, ए आई एम पी आर लिख देते हैं। ठीक है ना, तो आई का डायमेंशन क्या हो जाएगा? कभी कभी कैपिटल ए लिखते हैं, कभी कभी आप आई लिख देते हैं। और एल क्या है? लेंथ है, तो इसका एल हो जाएगा। तो अगर डायमेंशन में इसकी बात करूँ तो डायमेंशन इसका कितना हो जाएगा वो हम देखते हैं। इसका डायमेंशन एम एल 0 टी माइनस टू ए माइनस 1। ठीक है, ये इसका डायमेंशन हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायमेंशन की बात करूँ तो हो जाएगा अपना एम टी माइनस टू ए माइनस 1। ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गई? डायमेंशंस हो गई। ठीक है, कैसे निकाला मैंने बार देख ले, एफ डिवाइड बाई एल, एफ डिवाइड बाई आई एल। तो एफ का डायमेंशन क्या होता है? एफ इजकल टू एम ए। तो एम का एम, ए का क्या होगा? एल टू माइनस टू। तो हो गया फिर डायमेंशन आई का, या फिर आई लिख दे या ए लिख दे और एल लिख दे। उसको सॉल्व करेंगे तो एल ने एल को मार दिया, तो एम टी माइनस टू ए माइनस 1। ये आपका डायमेंशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी है ये। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकालने के दो नियम हैं, राइट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, पाम रूल और क्रॉस, ऐसे समझे, क्रॉस प्रोडक्ट और पाम रूल दो चीज़ें समझे। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से आता होगा, और अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप पाम रूल का यूज करें, और कोशिश करें आप दोनों लॉ को ध्यान में रखें, क्योंकि दोनों काम आते हैं अपने को। ठीक है, चलिए अब एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले बता रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है कि देखें, इसमें सी वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सपोज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं कि अगर ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो सी वेक्टर किधर होगा? तो आप क्या करें, ए वेक्टर की तरफ अपने हाथ को रख दे। से मेरा ऐसे है तो मैं ऐसे हाथ रखूंगा ए वेक्टर की तरफ, दिख रहा है क्या मेरा हाथ? ए वेक्टर की तरफ हाथ रखूंगा और बी की तरफ मैं कर्ल करूंगा, बी की तरफ कर्ल करूँ। तो बी मेरा ऊपर है, तो ऊपर के साइड में मैं ए पे हाथ रख दिया और बी ऊपर के साइड में कर्ल करा। थंब मेरा किधर आया? आउटवर्ड द प्लेन, आउट ए क्रॉस बी इधर आया। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है डॉट। ठीक है, ए सी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ए वेक्टर
बी वेक्टर एंड वाइट वाला क्या है, सी वेक्टर। समझ में आया? अच्छा, एक दो क्वेश्चन और ले लेता। सपोज करो मैं बोलूं कि ए वेक्टर ऐसा है एंड बी वेक्टर डॉट में है, तो सी वेक्टर किधर होगा? कुछ नहीं, ए पे हाथ रख दे, ए पे हाथ रख दे, ऐसे जो भी प्लेन आपका ए पे हाथ रखा, रख दिया हाथ, पूरी उंगली रख दो ए पे, ठीक है। ये चारों उंगलियां ए के एलॉन्ग होना चाहिए एरो के हिसाब से, तो ए पे मैंने रख दिया, ऐसे बी की तरफ कर्ल करना है बिना हाथ को तोड़े हुए। तो बी किधर है? प्लेन के बाहर। तो प्लेन के बाहर ऐसे तो मेरा हाथ टर्न होगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, हाथ को थोड़ा रोटेट कर लो, अब टर्न हो जाएगा ऊपर के साइड में, देखो टर्न हो गया, ठीक है। अगर टर्न हो गया तो जो थंब होगा वो अपना क्या देगा, सी की डायरेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग मैं जो बताया हूँ ए बी, ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मेरा डाउनवर्ड आया, ठीक है, तो सी वेक्टर अपना डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा? एक दो क्वेश्चन और ले लेता। सपोज करो कि ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, अपने को सी वेक्टर बताना है। मतलब ए वेक्टर की तरफ हाथ, मतलब ए वेक्टर प्लेन के अंदर है, तो प्लेन के अंदर अपनी उंगलियों को घुसा दे, देखें ए वेक्टर बी वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे इसको, मतलब उसके अलोंग इसको ले जाएंगे अपनी चारों उंगलियों को, और ए हो गया अपना थंब, ठीक है, थंब अपना सी वेक्टर हो गया। समझ में आया? तो आपको क्या करना है कि ए वेक्टर की तरफ अपना हाथ रखना है, फोर फिंगर, मतलब फोर्थ फिंगर नहीं, ये चारों उंगलियों को रख लेना है राइट हैंड के, ठीक है, राइट हैंड के बोल रहा हूँ, चारों उंगलियों को रख लेना है और बी की तरफ कर्ल करना है। मतलब बी जिधर होगा उसका एरो, उसके साइड में अपने एक पॉइंट को लेके जाना है घुमा के, ठीक है। अगर नीचे के साइड में तो नीचे ले जाए, ऊपर के साइड में तो ऊपर ले जाए, लेफ्ट के साइड में तो लेफ्ट ले जाए, और राइट के साइड में तो हाथ घुमा ले और राइट लेके जाए। ये थंब जिधर आएगा क्या होगा, थर्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब कुछ चीज़ें और, ए बी सी, अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं कि ए क्रॉस सी इजकल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी, C is always perpendicular to B and C is always perpendicular to A and C is always perpendicular to A and always perpendicular to B, always। ऑप्शन ए, ये चार ऑप्शन मैंने दिया, ये मल्टीपल करेक्ट है, हो सकता है इसमें चारों सही हो या हो सकता है दो सही हो, तीन सही हो। अब समझते हैं क्या मतलब होता है। मैं बोलता हूँ कि C इक्वल टू ए क्रॉस बी में हमेशा सी वेक्टर जो होगा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, बट ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे जरूरी नहीं है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसमें आपका बी सी डी तीन सही है, बाकी ए गलत है। कैसे? चलो पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अगर ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर किसी एंगल पे है ऐसे, अब एंगल पे होगा मतलब थीटा एंगल पे होगा, तो हम जानते हैं दो वेक्टर का बीच का एंगल निकालने के लिए या तो वेक्टर को हेड टू हेड जोड़ो या टेल टू टेल आपको ऐड करना है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल ए तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे और ए जो एंगल होगा उसे हम थीटा बोलेंगे, मतलब 90 माइनस थीटा हमारे लिए दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो हमारे लिए ए वेक्टर ऐसा हो गया और बी वेक्टर ऐसा हो गया, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, मतलब थीटा बोल रहा हूँ मैं, अल्फा बोल देता, ठीक है, या फाई बोल देता, फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो हेड टू हेड लेते हैं या तो टेल टू टेल लेते हैं। अगर नहीं है तो उनको आपस में पैरेलल शिफ्ट कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपको समझनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा होता है। अब क्या करेंगे, जब हम वेक्टर लॉ लगाते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे ए क्रॉस बी, तो हम ए की तरफ हाथ रख लेंगे जो हमारा इस साइड में है, तो ए की तरफ हाथ रख लिया, बी की तरफ कर्ल करना है, बी जो ऊपर के साइड में थोड़ा एंगल पे, तो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर लो अपने हाथ को, ऐसे इस तरीके से दिख रहा है। ए की तरफ हाथ रखा, अब बी चूंकि ऊपर है इस साइड में, तो इधर मैंने टर्न कर लिया इस साइड में, तो थंब मेरा किधर आया, आउटवर्ड द प्लेन। तो प्लेन के आउटवर्ड हमारा क्या आया, थंब आया। ये अपना सी वेक्टर है।
अब मुझे बताओ कि ए वेक्टर और सी में एंगल कितना है। सी तो अपना इस तरीके से है, ठीक है, और ए वेक्टर अपना, देखें, ए वेक्टर अपना इस तरीके से और सी वेक्टर इस तरीके से है, देखा। तो इन दोनों बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और बी वेक्टर कैसे है, बी वेक्टर इस तरीके से है, ऐसे। तो बी वेक्टर और सी में एंगल कितना है, 90। तो हमेशा क्या होगा, ए और बी 90 पे नहीं होंगे, बट सी हमेशा 90 पे होगा ए के, और सी हमेशा 90 होगा बी के। मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू सी में दो वेक्टर का जो क्रॉस करते हैं वो तीसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो लॉ लगाएंगे उसमें हम बातें करेंगे कैसे कैसे हम यहाँ पे कैसे परपेंडिकुलर का रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो अब ये समझ में आया। राइट हैंड पाम रूल वो क्या कहता है, आप करंट के डायरेक्शन में थंब रखें और अपनी उंगली को वहाँ फैलाएं। राइट हैंड की बात कर रहा हूँ। कोई भी करंट कैरिंग वायर है, अगर आप इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन अपने थंब को रख ले, थंब रखें ऐसे, थंब को ऐसे निकाल के रखें पैर इसके परपेंडिकुलर। उसके बाद से थंब को कहाँ रखना है, वायर के ऊपर, वायर के ऊपर थंब रख लिया, उंगली को वहाँ फैलाना है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड करना चाहते हैं। तो उंगली फैलाया, हमारा पाम किधर आया, ए पाम इसे कहते हैं, पाम कहाँ आया, नीचे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसे है, नीचे के साइड में से हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है और क्रॉस का मतलब क्या है। डॉट मतलब है आउटवर्ड द पेज, आउटवर्ड, आउटवर्ड द पेज, एंड ये क्या है, डाउनवर्ड द पेज, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। राइट हैंड पाम रूल में करंट के डायरेक्शन में थंब रख लेना है, अपनी उंगली को वहाँ फैलाओ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, और आपका जो पाम होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद से अब आता है कि एक लॉ आता है जिसे हम कहते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है, बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बायोट-सेवर्ट लॉ में आपको क्या करना है, वो क्यों अप्लीकेबल है, किसके लिए अप्लीकेबल है, ये भी समझेंगे। तो आप हम हेडिंग डाल लेते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ, BIOT, बायोट-सेवर्ट, ठीक है। स्पेलिंग में गलत भी हो सकता है तो आप देख लेंगे, वैसे मोस्टली मैं सही लिखूंगा, कभी कभी गलती हो जाती है स्पेलिंग का मेरा, ठीक है। बायोट-सेवर्ट लॉ, ये लॉ कब अप्लीकेबल है, जब जो करंट कैरिंग वायर हो, DL इज वेरी स्मॉल, जो DL एलिमेंट लेंगे, DL इज वेरी स्मॉल, या फिर हम DL क्या है, ये DL है समझे, जो करंट कैरिंग वायर है ना वो काफ़ी छोटा हो, तो काफ़ी छोटे करंट कैरिंग वायर के लिए वो अप्लीकेबल है बायोट-सेवर्ट लॉ। बाकी एक और लॉ है एम्पियर-सर्कल लॉ, हाईली सिमेट्रिक रीजन के लिए अप्लीकेबल है, मतलब बहुत लंबा इनफाइनाइट टाइप की चीज़ हो, ठीक है ना, उसके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो दो लॉ लाए गए, दूसरा पहला बायोट-सेवर्ट लॉ, दूसरा एम्पियर। तो हम बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है, हमने जो बोला करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो उन्होंने क्या बोला, कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर लिया जाए तो करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर मैं किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट पे कितना होगा, तो कैसे निकालूंगा। तो उन्होंने लॉ दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट DL एलिमेंट जो बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे चार्ज होंगे, तो जितना छोटा एलिमेंट लेंगे उतना आपको कम चार्ज का कम्बिनेशन मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि ये DL जो एलिमेंट है, इसके एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना पावरफुल होगा, वो डिपेंड करेगा कितने चार्ज का आपने पेयर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात उन्होंने बोल दी, जो DB जो मैग्नेटिक फील्ड अपनी आएगी वो डिपेंड करेगा कि DL पे, जितना बड़ा एलिमेंट लेंगे उतना ज़्यादा उसमें चार्ज होगा। फिर उन्होंने बोला कि ये R पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। R क्या है कि DL और जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं उनके बीच का दूरी, ठीक है ना, तो उनके बीच का दूरी R, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपको फाइंड करना है, कितनी दूरी फाइंड करना है। तो DB
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² बोले या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² बोले, दोनों बात बराबर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद से बोला उसने डीएल और करंट के भी तो है, तो हमने म्यू नॉट आई अपॉन 4 डी डी एल क्रॉस आर हम फॉर्मूला लिखेंगे बाद में। तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोले थीटा पे भी डिपेंड करता है, साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एंगल पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी एंगल कितना है, थीटा है, बाद में एंगल चेंज हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट लेंगे तो जो एंगल लेंगे उस पर अलग अलग चीज़ें होंगी। तो फिर इन सबको मिलाया गया। ठीक है। तो डी एल और आई पे डिपेंड करेगा, वो भी लिख लेता हूँ। तो ए डिपेंड करेगा आई पे, तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। ठीक है, कितना करंट भेज रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो अब इन सबको मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। तो हम लिखेंगे डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा। डायरेक्टली था, इन्वर्सली में क्या था कि ओनली r² था, तो नीचे r² आ जाएगा। ठीक है, ए रिलेशन हो गया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसे हम यहाँ पे के बोलेंगे, तो ये आ जाएगा के आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। तो फिर यहाँ पे के की वैल्यू तो कुछ तो रखनी पड़ेगी। तो लोगों ने के की वैल्यू क्या डिफाइन करी वो बता कर देता, के इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 4 ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ वैल्यू भी होती है। तो के की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। इसका यूनिट क्या होता है अभी लिख के दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यूनिट यहाँ पे डॉट डायरेक्ट लगाया मैंने, क्योंकि मैंने के की यूनिट निकाल के लेना है अपने को। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे समझे कि अपन लोग के की फॉर्मूला अगर बात करूँ मैं, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, मेरा फॉर्मूला हो गया डी बी इजकल टू म्यू नॉट, कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4 डी एल साइन थीटा अपॉन r²। एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हो गया। एक कैसा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। ठीक है, स्केलर फॉर्म का फॉर्मूला अपना आ गया। वेक्टर फॉर्म भी निकालना है, तो स्केलर फॉर्म को वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, उसके आर वेक्टर जो है उसका कैप से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर कैप से अगर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो आर कैप से मल्टीप्लाई, आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर बाई आर मोड। तो हो जाएगा डी बी वेक्टर इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 डी एल आर साइन थीटा अपॉन r³, क्योंकि मैंने आर कैप का मल्टीप्लाई करा जो कि आर वेक्टर अपॉन आर मॉड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर वेक्टर डी एल वेक्टर अगर वेक्टर ले रहे तो ऐसा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में मैंने आर कैप का मल्टीप्लाई करा तो अपना ये चीज़ आ गया। अब डी एल आर साइन थीटा क्या होता है, डी एल क्रॉस आर, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, ए क्रॉस बी मतलब ये होता है कि ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एल क्रॉस आर। तो ये देखें, तो बी का जो फॉर्मूला हो गया वो आ गया अपना म्यू नॉट आई अपॉन 4 डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड का क्यूब, आर वेक्टर का मॉड का क्यूब। ए वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अच्छा, मीडियम में अगर बात करूँ मैं, तो इन मीडियम में अगर बात करूँ तो मीडियम में क्या होता है कि जो आपका वैक्यूम में आया, ठीक है, उसमें आप क्या करें, म्यू एम का मल्टीप्लाई कर दें, म्यू एम का मल्टीप्लाई, उतने गुना से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाते हैं अगर मीडियम कोई डालते हो तो। ठीक है, अगर किसी मीडियम है तो मैग्नेटिक फील्ड उतने गुना से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू एम आई अपॉन 4 डी एल क्रॉस आर डिवाइड ओवर आर वेक्टर का मॉड का क्यूब। ये मीडियम में हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद से इसका हमने के का यूनिट निकालना है, जो मैंने पीछे छोड़ा हुआ है डॉट डॉट लगा करके, उसका यूनिट निकाल के देना है, डायमेंशन निकाल के देना अपने को। ठीक है, अब यूनिट पे बात करते हैं, के का यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला अपना आया था वो अपना आया था बी इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, हम स्केलर फॉर्म लेके चल रहे हैं। यहाँ से
ये पूरी क्वांटिटी जो है के है, ठीक है, जिसको हम के बोलते हैं। तो के का फॉर्मूला अगर मैं इससे निकालूं तो वो अपना आएगा बी आर स्क्वायर डिवाइड ओवर डी एल साइन थीटा। जैसे कि हम जानते हैं साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, साइन थीटा जितने भी होते हैं लॉगरिथम फंक्शन या साइन थीटा एंगल वाले वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो यहाँ पे अब के का डायमेंशन अगर निकालना चाहूँ मैं, पहले यूनिट अगर बोल दूँ मैं, चलो पहले यूनिट बोल देता हूँ। अच्छा, के का यूनिट देख के बोले इसको, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। देखें, ए हो गया अपना टेस्ला, बी का क्या हो गया टेस्ला, फिर हो गया मीटर स्क्वायर डिवाइड ओवर मीटर, ठीक है, क्योंकि डीएल मीटर साइन थीटा कोई डायमेंशन, मीटर ने मीटर को मार दिया तो क्या हो गया डायमेंशन टेस्ला मीटर। या फिर जो दूसरी डायमेंशन थी वो थी अपनी यूनिट था वो वेबर पर मीटर, टेस्ला जब क्या लिखूंगा वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, तो मीटर ने मीटर को मार दिया, ये हो गया वेबर पर मीटर। तो के का जो यूनिट हो गया वो हो गया अपना टेस्ला मीटर या फिर वेबर पर मीटर, ठीक है। ये दोनों यूनिट आपके किसके हैं, के यूनिट आ गए अपने। अब डायमेंशन भी ऐसे निकालना अपने को, तो डायमेंशन के लिए देखें, आपको टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हमने पीछे निकाला था वो आपको पुट करना है, और उसके बाद से आपको आर स्क्वायर का डायमेंशन पुट करना है, और नीचे क्या पुट करना है अपने आप कट जाएगा, ठीक है, केवल आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना, कोई छोटा नहीं ना, बी आर स्क्वायर। अच्छा, आई भी छूटा हुआ है तो आई कहाँ जाएगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आई डी एल होगा, तो आइडियल होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम्पियर, तो आ जाएगा एम्पियर, एक मिनट, देखिए, तो अगर मैं के का फॉर्मूला की बात करूँ तो के का फॉर्मूला क्या हो गया, ये अपना हो गया आई म्यू नॉट आई अपन एफ बी इक्वल टू के म्यू नॉट आई अपॉन, मतलब के की जगह पे म्यू नॉट अपन 4 पाई आ गया, के आई डी एल आर साइन थीटा, तो इसके जगह पे लिखेंगे बी आर स्क्वायर डिवाइड ओवर आई डी एल, और साइन थीटा कोई डायमेंशन होता नहीं, ना ही कोई यूनिट होता है, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अच्छा, इसका यूनिट देखें, ये हो गया अपना टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइड ओवर एम्पियर मीटर, ठीक है, तो ये मीटर ने मीटर को मार दिया, ये हो गया अपना टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर के पावर -1, ठीक है। अच्छा, या फिर टेस्ला मीटर की जगह पे क्या लिखूंगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला की जगह क्या लिखूंगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा अपना वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड ओवर मीटर इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। देखिए, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर मर गया, ये हो गया अपना वेबर पर मीटर पर एम्पियर, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। डायमेंशन की बात कर लेते हैं, डायमेंशन ऑफ के बताएं, टेस्ला का डायमेंशन अभी हमने निकाला था एम L0 था, टी माइनस टी माइनस टू ए माइनस वन, टी माइनस टू ए माइनस वन, टी माइनस टू ए माइनस वन, एक इसका हो गया अपना टेस्ला का हो गया। फिर उसके बाद से मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर एम्पियर, तो एम्पियर क्या है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो एम्पियर हो गया अपना ए -1, ऊपर ही -1 लगा करके। अच्छा, किसको मैंने लिया था, एक मिनट, तो यहाँ पे एल केवल मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि टेस्ला का ए मैंने लिख दिया, और उसके बाद से ए लिख लिया, ए लिख लिया। अच्छा, के का डायमेंशन क्या हो गया, देखो यहाँ से के का डायमेंशन अपना हो गया एम एल
टी माइनस टू ए माइनस टू। ठीक है, ये अपना उसका डायमेंशन आ गया किसका, के का। के मतलब यही डायमेंशन होगा म्यू नॉट का, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को डायमेंशन नहीं होता, तो यही डायमेंशन होगा किसका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का। ये सबका डायमेंशन इक्वल ही होगा। ठीक है, अच्छा एक और भी नोटरी है गॉस। ठीक है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, जो मैंने टेस्ला लिखा था। यहाँ पे एक और यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट की बात कहाँ करी मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये भी आप याद रखें। अच्छा, इसके बाद मैंने डायमेंशन को बता दिया, म्यू नॉट की वैल्यू बता दी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, वो भी बता दिया मैंने। और फिर उसके बाद से अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी होगी कि हाँ ये लॉ कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा अब ये लॉ का फॉर्मूला आपको समझ में आया। क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड का क्यू। वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म दोनों सिखा दिया मैंने। ओके, चलिए अब बेसिक से हम लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर आईआईटी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए प्रूफ मैं करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो ये मैं करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक चीज़ और मैं भूल गया कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या क्या नाम बोलते हैं। जैसे मैग्नेटिक एक फ्लक्स भी सुना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करें, उसको फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई इक्वल टू होता है बी ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पार्टिकुलर एरिया इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ लाइन, कितनी लाइनें कहाँ से गुजर रहे हैं, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स का, उससे ही अपन लोग अंदाज़ा लगाते हैं। जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो एक नाम और भी यहाँ से निकल आता है, कभी कभी क्या बोल देता है कि किसी क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इतनी दे रखी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज कॉल्ड बी। तो क्या नाम देते हैं, बी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाई अपॉन ए ही तो होगा, इसको हम बी बोलते हैं। बात ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कुछ भी नहीं है, बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। याद रहेगा, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आप सीखेंगे। अच्छा, लेकिन जो हमने लॉ पढ़ा है, क्या लॉ जो है एक छोटे से वायर या बहुत स्मॉल चार्ज के लिए, बहुत छोटे चार्ज के लिए अप्लीकेबल है, द एलिमेंट काफ़ी छोटा उसके लिए अप्लीकेबल है, बात ध्यान रखना। तो हम उसको ही लेके प्रूफ करने वाले हैं, उसी चीज़ को हम हथियार बना के प्रूफ करेंगे। देखिए, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर में आपको क्या करना है, सबसे पहले करंट कैरिंग वायर लेना है। क्या लेना है, करंट कैरिंग वायर, जो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, थोड़ी सा मतलब इन्फाइनाइटली लॉन्ग नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। अब उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऊपर के साइड में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कोई भी जनरल दूरी पे, अपने को डी दूरी पे या आर दूरी पे, जो भी दूरी ले लो, यहाँ से डी दूरी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पे, तो कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए, इस वायर इतना लंबा है, अब फाइनाइट वायर का लेंथ का वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, किसी वाई पे जाके डी वाई का छोटा सा एलिमेंट लेंगे, वाई पे जाकर के डी वाई का छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इस डी वाई एलिमेंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब डी वाई एलिमेंट जो है उसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर के साइड में। ये ध्यान देखो, करंट कैरिंग ऊपर, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग होती है,
एलोंग होती है। एंड सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, आर वेक्टर का हेड, आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो आर वेक्टर का हेड वहां होगा जहां मैग्नेटिक फाइंड करना है, और डीएल वेक्टर क्या होगा, करंट के अलोंग होगा। ठीक है, तो हमने वाई पे जाके डी वाई के एलिमेंट जो हम डीएल बोल नाम दे रहे हैं, तो वो एलिमेंट हम ले रहे हैं। तब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब ने हम यहाँ से किसी भी जनरल हमने डी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया था। ठीक है, उस एलिमेंट की हम बात करेंगे। यहाँ हमने एक एलिमेंट लिया डीएल, जिसे हम डी वाई बोलेंगे। ठीक है, अब डी वाई की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो डी बी निकल के आएगा उसको हम निकालेंगे। तो अब देखिए एंगल, ये जो डीएल है ओ वेक्टर तो ऊपर के साइड में है, डीएल वेक्टर मतलब डी वाई वेक्टर। ठीक है, और आर वेक्टर का हेड वहाँ होता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो आर वेक्टर का हेड यहाँ हो गया। तो आपका जो एंगल होगा थीटा, वो हम कहाँ से लेंगे, यही एंगल थीटा बोलेंगे अपन लोग। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ आप इसे थीटा ना बोल करके, ठीक है, अपने सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, हम सॉल्व करेंगे उसके लिए हम बात कर रहे हैं। एक मिनट, कॉल आ रहा है। अब देखें, अब यहाँ पे अपने को एक चीज़ देखना है कि आपका जो एंगल है यहाँ से, अब थीटा एंगल यहाँ से मान ले। ठीक है, अब थीटा अगर ये अपने इसको मान लें, अब ट्रायंगल को ध्यान से देखना है अपने को। अब इस ट्रायंगल से टेन थीटा लिखें, वो होगा, हमने वाई पे जाके लिया था तो वाई बाई डी टेन थीटा की वैल्यू हो गई, क्योंकि ये दूरी कैप ए डी थी और ये वाई था, वाई पे जाके डी वाई का एलिमेंट लिया था। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई इजकल टू डी टेन थीटा, तो डी वाई इजकल टू डी सेक स्क्वायर थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने। ठीक है ना, तो डी वाई इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आपका डिफ्रेंशिएशन मैंने करके रख दिया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, इसके बाद जो डी है उसका जो हमने आर वेक्टर लिया है, तो आर वेक्टर का डी के टर्म में क्या है वो देखते हैं। अब इससे हम लिखें कॉस थीटा, तो हम इसमें लिखेंगे कॉस थीटा इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है डी, हाइपोटेनस कितना है आर, तो अपने को क्या आर मांगता है, तो आर इजकल टू डी सेक थीटा। क्या दो चीज़ समझ में आई, आर वेक्टर और डी वाई। अब जो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, बायो-सेवर्ट लॉ ये कहता है कि आप लॉ लगाएं म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वो लगाते हैं अपन लोग। तो अगर मैं बात करूं बी डी बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आने दो। ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा था। ठीक है, अच्छा डीएल क्या है अपना, डी वाई साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड ओवर अच्छा डिवाइड ओवर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। अब मुझे थीटा बताएं, यहाँ पे आप साइन थीटा ना लिखें, यहाँ पे साइन अल्फा लिखें, साइन अल्फा। यहाँ पे अल्फा ये चीज़ है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो हेड टू हेड होता है या तो टेल टू टेल होता है, तो यहाँ पे अल्फा अपना ए है, और अल्फा की वैल्यू जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वो 90 माइनस थीटा है। कुछ गलत तो नहीं करा मैंने, देख ले। पूरा एंगल कितना है इस पे, ए अगर ए कितना तुम्हारा थीटा, ए 90, तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो डीएल वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा अपना, ठीक है, ए अपना हो जाएगा साइन थीटा होगा ना, 90 माइनस थीटा। एक मिनट रुक जाइए, कि अगर मैं बोलूँ 90 प्लस थीटा,
एक मिनट, हाँ सही है। ये देखिए ए एंगल कितना हो जाएगा, ए 90 माइनस थीटा, तो पूरा एंगल अगर बात करूँ मैं तो फाई इजकल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा मतलब प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई इजकल टू 90 प्लस थीटा। ठीक है, देख लेना। ठीक है, फाई इजकल टू 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे उसको अप्लाई करें, फाई इजकल टू अपना आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना अपने को, अब डी बी इजकल टू implies दैट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी वाई की वैल्यू क्या है, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, ऊपर वाला पूरा टर्म हो गया, नीचे वाला आर स्क्वायर। अच्छा, आर की वैल्यू क्या है, डी सेक थीटा, तो हो जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा से गया और यहाँ से एक डी से गया, तो यहाँ पे जो आया अपना वो आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये डी बी की वैल्यू अपनी आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, डीबी की। हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर की वजह से, तो आपको लिमिट लगा के इंटीग्रेट करना है। तो अब देखें कि इस वायर का जो नीचे वाला एंगल है आपको एक बार डाउनवर्ड आना और एक बार लास्ट में अपर एंड पे जाना, अपवर्ड साइड में। ठीक है, ये दोनों एंड पे जाना है। तो अगर मैं बोलूँ नीचे साइड का अगर एंगल में बात करूँ तो नीचे साइड का अगर एंगल बोलता हूँ θ2 है। ठीक है, तो माइनस बोलूंगा क्योंकि एक चल रहा हूँ क्लॉक में, एक चल रहा है एंटी क्लॉक में, तो एक को माइनस बोले एक को प्लस बोले, ऊपर वाला θ1। ठीक है, और नीचे वाला θ2। तो आपको जो लिमिट लगाना वो लगाना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन माइनस θ2 से प्लस θ1। लिमिट समझ में आई, क्योंकि एक बार मैं डाउनवर्ड जा रहा हूँ एक बार अपवर्ड जा रहा हूँ, तो एक बार नेगेटिव साइन के साथ एक बार पॉजिटिव साइन के साथ, तो आपको माइनस θ2 से प्लस θ1 तक लिमिट लगाना है। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी सही लिखा, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। और यही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, किसी के लिए भी। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, डिस्टेंस फ्रॉम वायर, डी जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर होगा। दूसरा θ1 एंड θ2 टेक्स अपोजिट सेंस। ठीक है ना, अपोजिट सेंस में लेना मतलब अपोजिट डायरेक्शन लेना है, अपोजिट टेक्स अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में आपको θ1 θ2 लेना है, एक बार ऊपर तो दूसरी बार नीचे लेना है, एक ही डायरेक्शन में लेके नहीं चलना है और साइन कन्वेंशन का काफ़ी ध्यान रख के चलना है। ठीक है, अभी आपको चीज़ें समझा के दूंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्या इसका रीज़न है। ठीक है, अच्छा ये आपका कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली मैंने बता दी आपको कि डी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर होना चाहिए, θ1 θ2 अपोजिट सेंस में लेना है। जैसे मैं बोलूँ कि फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगर कोई वायर है, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर कोई वायर है, ठीक है, अगर वायर से फाइनाइट वायर बोला मैंने, कोई फाइनाइट वायर जिसकी लंबाई दे रखी है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रखा है। ठीक है, और इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे किसी भी डी दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और अपर एंड का एंगल थीटा दे रखा है, तो क्या लोअर एंड का एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है भाई, तो लोअर एंड का एंगल कितना होगा, तो वो भी थीटा ही हो जाएगा, तो भी हो गया थीटा। ठीक है, ठीक है।
अब थीटा हो गया तो हम क्या बोल देंगे, और ये दूरी डी दे रखी है, तो क्या यहाँ पे डी परपेंडिकुलर है, थीटा वन ऊपर का है, यहाँ पे थीटा वन क्या है, चलो उसका नाम थीटा वन थीटा टू दे दो जिससे हमें कंफ्यूजन, थीटा वन ऊपर वाला एंगल, थीटा टू नीचे वाला एंगल। तो जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं बी लिखूंगा, बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी परपेंडिकुलर, डी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये आपका आंसर हो गया इसका। बट डायरेक्शन की बात और कर लेते हैं। करंट कैरिंग वायर ऊपर है, पाम रूल लगाएं, करंट के डायरेक्शन थंब रखें, अपनी हाथ को वहाँ फैला जहाँ मैग्नेटिक फाइंड करना चाहते हैं, तो हाथ फैलाया, पाम हमारा डाउनवर्ड आया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, अंदर के साइड में प्लेन पेज के अंदर। केस फर्स्ट की बात मैंने कर ली। केस सेकेंड, अगर मैं बोलूँ कोई भी जो वायर है और वायर के इसके जस्ट लोअर पॉइंट के सामने ही वो पॉइंट प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, उसके जस्ट सामने, एक साइड में तो है ही सही फाइनाइट, दूसरे साइड में ऐसे है, और फाइनाइट साइड का एक वाला एंगल दे रखा है, मान लेते हैं ए एंगल दे रखा उसने 60 डिग्री, ठीक है, और ये होगा लोअर एंड, ये हो गया अपर एंड, ठीक है। अब जो फॉर्मूला कहता है वो कहता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अच्छा, थीटा वन थीटा टू आपको परपेंडिकुलर से लेना है और अपर एंड और लोअर एंड का एंगल होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, मेरी आंखें अगर इस पॉइंट पे हैं तो बताओ लोअर एंड का एंगल कितना होगा, तो एक एंगल हो जाएगा थीटा वन, अपर एंड का एंगल थीटा वन होता है, वो हो गया 60, ठीक है। लोअर एंड का एंगल कितना है, वो तो मेरी आंखों के सामने है 0 डिग्री। तो आपको क्या लगाना है फॉर्मूला, बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, जो डी ये दे रखा है, क्या डी परपेंडिकुलर ऑलरेडी दे रखा उन्होंने, तो डी परपेंडिकुलर साइन 60 प्लस साइन 0, साइन 60 प्लस साइन 0। तो आप अगर जनरलाइज करें इस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है 0, तो आप बोल सकते हैं साइन थीटा और साइन 0 की वैल्यू 0, तो आपको केवल फॉर्मूला लिख लेना है, ये वाला टर्म हटा देना है, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला होगा आपको समझ के लेना है, तो कोई आपको जितने फॉर्मूले चाहो उतने बना सकते हो, आपको समझ में आना चाहिए थीटा वन थीटा टू क्या है और डी क्या है, ठीक है। और भी मैं केस बना के दे रहा हूँ आपको। सपोज करो ये वायर फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब है ये समझे। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ मैं आपको, फाइनाइट वायर इनफाइनाइट वायर में अंतर क्या है। सपोज करो मैंने एक वायर लिया जिसकी लेंथ दे दी मैंने, इसकी लेंथ दे दी मैंने 100 मीटर, कितने दे दी 100 मीटर, और इसके मिड पॉइंट से कोई एक पॉइंट है जहाँ से 50 सेंटीमीटर 50 मीटर दूर 50 मीटर दूरी पे कोई पॉइंट P है, वहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप ये समझे P पॉइंट पे एंगल कुछ नहीं दे रखा है, इसमें करंट फ्लो हो रखा है, वो I दे रखा है, I इजकल टू 2 एम्पियर, कितना दे रखा है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रखा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो आपको इसमें सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले एंगल के साथ खेलना है। तो अगर मैं मिड पॉइंट की बात, अगर ये मिड पॉइंट है तो ऊपर 50 मीटर नीचे 50 मीटर, तो मैं ऊपर की बात करूं, देखिए एक एंगल अपर एंड का और दूसरा लोअर एंड का एंगल, तो ए भी अगर 50 है दूरी और ए भी 50 है, तो अगर मैं ए एंगल निकालना चाहूँ थीटा वन, क्या थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं, तो थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू। अच्छा, दोनों इक्वल होंगे, ये बात अपने को समझ में आती है। तो टेन थीटा यहाँ पे निकाल लेंगे, टेन थीटा वन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 50, बेस है 50, ये हो गया 1, मतलब थीटा वन इक्वल टू 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री। तो थीटा टू भी 45 होगा, क्योंकि देखें ना लोअर एंड का एंगल भी 45 डिग्री है, क्योंकि ये भी दे रखा है इतना, ये भी 50 है और ये भी 50 है, ठीक है। ये दोनों दूरियाँ 50-50 दे रखी हैं।
100 मीटर का मिड पॉइंट 50 होता है। अच्छा 45 डिग्री आ गया, तो हमें समझ गए फॉर्मूला अपने को लगाना है, और डी जो दे रखा है 50 मीटर दे ही रखा है, तो आपको लगाना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई की वैल्यू 2 एम्पियर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू है 50 मीटर, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 45 प्लस साइन 45, 2 साइन 45, ठीक है। और अच्छा 2 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, √2 ने √2 को मार दिया, ये हो जाएगा अपना 2√2 डिवाइड ओवर 50 10⁻⁻⁷, ठीक है। यूनिट क्या लिखेंगे टेस्ला। बाकी इसको और सॉल्व कर सकते हैं। देखें अगर मैं बात करूं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, उससे फ़ायदा क्या होगा अपने को, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना 4√2 और 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻2 लेकर के, तो इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। तो एक फाइनाइट वायर का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। अब समझें कि अगर सपोज करो मैंने क्या बोला कि कोई करंट कैरिंग वायर दे रखा है, नेक्स्ट एग्जांपल, कोई करंट कैरिंग वायर दे रखा है, अब इसकी जो लंबाई दे रखी है अगेन दे रखी 100 मीटर, ठीक है, और यहाँ से दूरी जो दे रखी है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, ये मिड पॉइंट पे ही है, और ये डी की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, d इजकल टू 2 सेंटीमीटर, इजकल टू 2 सेंटीमीटर, एंड करंट I इजकल टू 5 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को फॉर्मूला लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे, सबसे पहले एंगल निकालोगे, जो मैंने पीछे लॉजिक बताया, तो एंगल निकाले, ये θ1, तो लिखूंगा tan θ1 इजकल टू 50/2 इंटू 10⁻⁻2, सेंटीमीटर को मीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, वो कि दोनों सेम यूनिट होना चाहिए। ये देखो क्या हो गया, ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड ओवर 2, मतलब tan θ1 की जो वैल्यू हो गई इजकल टू 2.5 इंटू 10⁻3, मतलब tan θ1 इजकल टू 2500, इतनी वैल्यू हो गई। क्या tan थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फानाइट तक एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। जितना वैल्यू ज़्यादा है उतना इन्फानाइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब θ2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी इन्फानाइट की तरफ वैल्यू 90 डिग्री पे होती है, ठीक है ना। इन्फानाइट कितना, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फानाइट। इसका मतलब एक किधर जा रहा है, θ1 टेंस टू 90 डिग्री, ठीक है। एरो का मतलब टेंस टू 90 डिग्री, मतलब θ2 लगभग 90 डिग्री के इक्वल है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन और डेटा आपको ऐसे दिए रहे कि D इज वेरी वेरी लेस है, कि अगर मैं बोलूँ कि वायर की लेंथ ऑफ वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू डी, तो आपको वायर इनफानाइट मानना चाहिए। वायर को क्या मानना चाहिए, इनफानाइट, ठीक है। ए पेंसिल भी हमारे लिए इनफानाइट हो सकती है, इसकी लंबाई जो होगी जो भी है, क्या ए फाइनाइट लंबाई है, बट इनफानाइट हो सकती है। अगर सपोज करो मेरे यहाँ पे चिपका दिया जाएगा मुझे ज़िंदगी भर के लिए यहाँ पे, तो क्या मैं इसका कभी अपर एंड देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। तो क्या मेरे लिए इनफानाइट है, क्योंकि इसको देखने के लिए मुझे मुंडी घुमाए, ये भी साथ में घूम रहा है, ठीक है, तो ये मुझे कभी नहीं दिखेगा। तो इनफानाइट द रिलेटिव टर्म, कैसे टर्म है, रिलेटिव टर्म से। तो अगर L लेंथ ऑफ वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू D, तो वायर एक्ट लाइक अ इनफानाइट वायर। कैसे, वायर इनफानाइट वायर की तरह एक्ट करेगा। बात समझ में आई। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफानाइट वायर भी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेगमेंट अपना है, नेक्स्ट जो केस है अपना इनफानाइट वायर का है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफानाइट वायर, इनफानाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं बताया कि आपको दोनों एंगल कितने 90 हो जाएंगे। तो आपको कैसे समझना है कि लेंथ उसकी बहुत बड़ी होनी चाहिए, जिसका कंडीशन हो गया L इज वेरी वेरी एज कंपेयर टू D, परपेंडिकुलर। ये बात ध्यान रखें, D कैसा है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जो अपना D लेना चाहिए वो बहुत
छोटा होना चाहिए इसकी लंबाई के कंपेयर में। तो जो आपका ये समझे कि अगर मैं ये वायर कोई है और मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, बहुत अनंत पे है, तो अगर मुझे इसको देखना है तो कितना डिग्री मुंडी घुमानी पड़ेगी? 90 डिग्री, तब जाके मुझे दिखेगा। ऊपर आसमान में है, 90 डिग्री घुमाना पड़ा, ऐसा नीचे देखने के लिए 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला एंगल हो जाएगा 90, मतलब अपर एंड का एंगल जिसे हम क्या बोलते हैं θ1, वो भी हो गया 90, और लोअर एंड का एंगल वो भी हो गया 90। तो यहाँ पे θ1 इजकल टू θ2 इजकल टू 90। तो फॉर्मूला क्या हो गया? B इजकल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 D। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। तो 2 सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इजकल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πD। ये फॉर्मूला होता है, याद रखें। वो इनफाइनाइट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πD, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर हो गया। फिर सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अच्छा, ये कैसे होगा कि अगर कोई वायर है उसका एक एंड तो अनंत तक जाता है, ठीक है। इसको कभी कभी हम यहाँ पे डॉट डॉट बना के दिखा देते हैं, या डॉट डॉट है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। डॉट डॉट ही मोस्टली दिखाते हैं। तो एक साइड में तो अनंत पे जा रहा है, एक साइड में क्या हमारा लोअर पॉइंट पे ही हमारे आंखें हैं, डी पॉइंट ऐसे ही है। तो एक एंगल तो मैं देख पा रहा हूँ 90 है, क्योंकि अनंत तक जा रहा है। तो अपना θ1 जो हो गया वो हो गया 90 डिग्री, और θ2 के लिए मुंडी, ये समझो कि मेरा ये आंखों के सामने θ2 है और ए अनंत पे है। तो θ1 के लिए मुंडी घुमाना पड़ा 90 डिग्री, θ2 के लिए कोई मुंडी घुमाना नहीं पड़ा क्योंकि जस्ट सामने ही है। तो मुझे क्या विजिबल है 0 डिग्री पे, तो θ2 कितना हो गया? 0 डिग्री, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इजकल टू म्यू नॉट I अपॉन 4πD साइन 0 प्लस साइन 90। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट I अपॉन 4πD। बाकी डायरेक्शन के लिए अगेन, अगर करंट की डायरेक्शन दे रखी है अपवर्ड, तो डायरेक्शन कैसे हो गया? अंदर के साइड में, ठीक है ना। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। तो फाइनाइट वायर इनफाइनाइट वायर बता दिया। बाकी इसके स्पेशल केस भी होते हैं, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन ले लेता, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ, चलिए अब इसमें क्या बोला हुआ है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट डिस्टेंस A√3/2 मीटर फ्रॉम अ स्ट्रेट वायर ऑफ द ए वायर करंट कैरिंग वायर I द पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ द वायर, ठीक है। इसने क्या बोला, एक एक लाइन को पढ़ो। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट, किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से इससे जो डी दे रखी है वो दे रखी है अपना A√3/2 दूरी पे। हम क्या चाहते हैं? कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट इतना मीटर फ्रॉम द स्ट्रेट वायर लेंथ ऑफ वायर ए मीटर कैरी करंट I एम्पियर। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I, ठीक है। अच्छा, द पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो मिड पॉइंट पे दे रखा है, ठीक है। अब क्या मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराए आपको? तो देखो, अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन की, तो जो मिड पॉइंट है ऊपर वाला वैल्यू कितनी हो गई? A/2। तो क्या मैं θ1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या वही θ2 की वैल्यू होगी? तो θ1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। तो मैं बोलूँ tan θ1 इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस उल्टा करके लिखा 2/A√3। ए ने ए को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, 1/√3। मेरे हिसाब से 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो θ1 इजकल टू 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ? तो मैग्नेटिक फील्ड इजकल टू म्यू नॉट I अपॉन 4πD की वैल्यू A√3/2 इंटू साइन 30
इंटू साइन प्लस साइन 30, तो 2 साइन 30, तो 2 और यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो A2 से गया और A2 से गया, ठीक है। अब अपना जो आ गया मैग्नेटिक फील्ड इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना पाई ए रूट थ्री, पाई ए रूट थ्री साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2, तो 1/2 2 पाई आ गया, ठीक है। तो अब अपना यही आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड का। बाकी डायरेक्शन, अगर करंट कैरिंग वायर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे आ जाएगा, क्रॉस, ठीक है। आगे कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।